बहुत पुराने जमाने का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी जो बहुत ही नाजिक और खूबसूरत थी। इतनी नाजिक और हल्की फल्की सी थी कि उसे हर रोज गुलाब के 5 शगुफ्ता फूलों से तोला जाता था और उसका वजन हमेशा 5 पलों के बराबर ही रहता था। नुजोमियों का कहना था कि जब तक शहजादी पर हो किसी गैर शख्स की निगाह न पड़ेगी, उसका वजन बराबर 5 फूलों के जितना ही रहेगा। इसलिए मुल्का और बादशाह उसे बड़ी हिफाजत में रखते थे कि इस पर किसी की निगाह ना हो। पड़े वक्त गुजरता गया और शहजादी पंज फूला जवान हो गई। वो हर वक्त सहेलियों और कनीजों के झरमट में घरी रहती। बेफिक्री से हंसते खेलती चमन की सैर कर दी। बाग में दरख्तों से गरे हुए सिंग मरमर के तालाब में गसल कर दी और फिर महल में आकर अपने कमरे में आराम करती। पुराने वक्तों में तिजारती काफले ही तिजारत के साथ एक मुल्क की खबरें दूसरे मुल्क में पहुंचाते थे और ये इन लोगों को दूर दराज के लोगों के हालात और रहन सहन के तरीके मालूम करने का मौका मिलता। एक दफा कोई ताजिर पंज भोला शहजादी के मुल्क में, या तो उसने ये अजीब बात सुनी कि उस मुल्क की शहजादी का वजन 5 बोलों के बराबर है और उसे हर रोज 5 फूलों के साथ तौला है जाता है। ये सुनकर ताजिर को ख्याल आया कि अगर किसी तरह शहजादी की तस्वीर उतारी जा सके तो वो किसी दूसरे मुल्क में बेशबाह कीमत पाए और बजाय खुद एक अनोखा अजूबा करार पाए। चनांचा इस ताजिर ने एक मुसव्विर को बहुत बड़ी रकम देकर इस काम पर तैयार किया। मुसव्विर छिपता छिपाता किसी न किसी तरह शहजादी के बाग में आकर एक दरख्त पर बैठा रहा। शहजादी हसब मामूल अपनी सहेलियों के साथ बाग में सैर के लिए आई तो मुसव्विर ने उसकी तस्वीर बना ली। ताजिर तस्वीर देखकर बहुत खुश हुआ और उस मुल्क के दूसरे नवादरत के साथ वो तस्वीर भी ले गया। दूसरे रोज हसब मामूल सुबह मालिन फूल लेकर आई और शहजादी को सोने के तराजू में बैठाकर शहजादी का वजन किया तो 5 के बजाय पूरा टोकरा फूलों का तराजू के दूसरे पलड़े में चढ़ गया। मालिम ने फौरा मलका और बादशाह को खबर किया। वो दौड़े हुए आए सारे महल में उफरा तफरी फैल गई। हर एक से पूछ के छौने लगी। शहजादी और उसकी सहेलियों से भी तहकीकात की गई, मगर इन बेचारियों को क्या खबर कि ये क्या हादिसा पेश आ गया था। चौकीदारों की शामित अगई हर जिम्मेदार बंदे पर सख्ती की गई, मगर किसी को कुछ पता न चल सका। सराग रसा मुकर्रर किए गए, मगर वो भी कोई सराग लगाने में नाकाम रहे। उधर अब वो ताजिर एक दूर दराज मुल्क में पहुंचा और शहर से बाहर अपना बाजार लगाया। उर्द गर्द की इबादियों में मुनादी कराई कि लोग आएं और उसका साज व सामान देखकर चीजें खरीदें। इस मुल्क का शहजादा भी अय्या और नवादरात वाली दुकान में बड़े शौक से कीमती चीजें देखने लगा। अचानक उसकी निगाह पंज फूला शहजादी की तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर उठा ली और हैरान होकर उसे देखने लगा। ताजिर ने उसकी महवियत को देखा तो इस तस्वीर की कहानी शहजादे को सुना दी कि ये एक ऐसी शहजादी की तस्वीर है जिसे हर रोज 5 फूलों में तौला जाता है। शहजादे ने वो तस्वीर मुन्हा मांगे कीमत देकर खरीद ली और दिल में अहद किया कि वो इसी शहजादी से शादी करेगा। फिर बादशाह से सैर व शिकार का बहाना करके पंज फूला शहजादी को बजात खुद देखने के शौक में चल पड़ा। दिन रात सफर करता कई महीनों के बाद वो पंज फला के शहर में जा पहुंचा। अब शहजादी के महल और बाग का पहरा और भी सख्त कर दिया गया था। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। शहजादे ने हिम्मत कोशिश की, मगर किसी तरह भी शहजादी के महल तक रसाई न हो सकी। आखिर एक रात उसने एक बूढ़ी बेकारन का बीस बदलकर महल के गर्द मंडलाना शुरू किया और मौके पाकर बाग के ओ के करीब पर चढ़कर अंदर घट गया। तलब के करीब रात भर एक घर ने दरख्त पर बैठा रहा। अगले सुबह शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर करवाई तो शहजादे ने उसको देख लिया। जब शहजादी चली गई तो वो दरख्त से उतरा अपनी अंगूठी उसने रात ही उतार कर तालाब के किनारे पर रख दी थी। जो शहजादी ने देखी तो उसमें लगे हुए खूबसूरत जवाहिरों ने उसका दिल महल लिया। उसने वो अंगूठी अपनी अंगली में पहन ली। महल में वापस होकर रोज के मामूल के मूजब मानिन फूलों का टोकरा लेकर आई और मालिम ने शहजादी को सोने के दराज में बैठाकर दूसरे पलड़े में फूल डालना शुरू किया। मगर उस रोज तो हद हो गई। एक टोकरा गया, पूरे बाग के पौधे खाली हो गए, मगर शहजादी वाला पुलड़ा उठ ही नहीं रहा था।
बादशाह और मलका को खबर की गई। सारे महल में शोर मच गया। फिर पहरेदारों से पूछगिछ हुई तो उन्होंने बताया कि सिवाय एक बूढ़ी गधा करने के महल के करीब परंदा तक नहीं। या बादशाह ने हुक्म दिया कि चारों तरफीनी औरत को पकड़कर लाया जाए, मगर किसी को वो औरत सारे शहर में कहीं नजर न आई। उधर मलका की निगाह जो शहजादी के हाथ पर पड़ी तो वो अंगूठी देखकर चौंक पड़ी। पूछा तो शहजादी और उसकी सहेलियों ने बताया कि ये अंगूठी बाग में हौज के किनारे पड़ी हुई मिली थी, मगर उनके बयान पर बादशाह को यकीन न या लाख सख्ती की गई। लेकिन उन सब का एक ही बयान था जिसे झूठ समझकर सबको कैद खाने में डाल दिया गया। मगर शहजादी को बादशाह कड़ी सजा देना चाहता था, उसलिए शहजादी को महल से निकालकर शहर बद्र करने की सजा तजवीज हुई। शहजादी बेचारी लाख रोई पेटी कि वो बेगुनाह है, मगर किसी ने यकीन न किया क्योंकि किसी गैर शख्स की अंगूठी उसने पहन रखी थी। मुल्का ने कनीज को बहुत सा माल व दौलत देकर शहजादी के साथ जाने का हुक्म दिया और बादशाह के आदमी इन दोनों को बहुत दौर एक वीराने में छोड़। ये कनीज बूढ़ी औरत थी और बीमार भी रहती थी। उसने सोचा कि वो शहजादी के साथ कब तक इस वीराने में पड़ी आएगी, ओखरी उम्र है, यहीं मर गई तो मुर्दा भी ख्वार होगा। शहजादी कसूरवार हैं तो अपने किए की सजा बकते वो क्यों मुफ्त में मारी जाए। लिहाजा उसने अपनी जान छुड़ाने का तरीका सोचकर एक दिन शहजादी से कहा कि वो जाकर जंगल में फल चुन कर लाए। इतने में वो कपड़े धोकर नहाए। अब कनीज ने क्या कि मोटा सा डंडा पकड़कर चश्मा के किनारे दरख्त की शाख से इस तरह बांधा कि वो दरख्त के तने से हुआ के जोर पर टकराए तो ठक ठक की आवाज दौर से सुनाई दे। ये काम करके उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और चुपके से एक समझ चल दी। शहजादी जंगल में फल तोड़कर लाई तो डंडे की ठुक ठुक सुनकर समझी कि कनीज अभी तक कपड़े धो रही है और बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। दोपहर ढलने को ऐसाए लंबे होने लगे, मगर ठुक ठुक की आवाज मुसलसल उठती रही। शहजादी हैरान थी कि कनीज आखिर इतनी देर से कौन से कपड़े धो रही है। उठकर चश्मे की तरफ आई और टीले की ओट में खड़ी होकर आवाज देने लगी, मगर कनीज ने कोई जवाब न दिया। उसने डरते डरते झांक कर देखा तो उसके होश हो गए। वहां न कनीज थी न कपड़े और एक डंडा दरख्त के तने पर बचकर ठुक ठुक की आवाज पैदा कर रहा था। ये देखकर शहजादी परेशान तो हुई, मगर बेचारी क्या कर सकती थी। उसने सोचा शायद कभी मेरे माँ बाप को मेरी बेगुनाही का यकीन हो जाए और वो मुझे वापस बुलाना चाहें तो खादिम मुझे उसी जगह पर तलाश करते हुए आएंगे। जान छोड़कर चले गए थे, उसलिए मुझे ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। शहजादी ने चश्मे के पास ही एक पहाड़ी के अंदर बनी हुई छोटी सी गार को साफ किया और रहने का ठिकाना बना लिया। इधर वो शहजादा अपने मुल्क वापस आया और बाप को सारा हाल बताकर ख्वाहिश जाहिर की कि वो फिला मलक के शहजादी से शादी करना चाहता है। बादशाह और मलका को भी अपने बेटे के सर पर सेहरा देखने का बड़ा अरमान था। बादशाह ने फौरा एक कासिद को यह पैगाम देकर रवाना किया कि वो अपने अहलो एयाल के साथ उनके मुल्क में दोस्ताना मुलाकात के लिए आ रहा है और साथ खुद भी अपने लाओ लश्कर के साथ सफर पर रवाना हो गया। वो बादशाह शाही मेहमान की आमद पर बहुत खुश हुआ और बड़ी शान और शौकत से उसका इस्तकबाल किया और शानदार दावत का एहतमाम किया गया। जल्द ही दोनों बादशाहों के दरमियान गहरी दोस्ती हो गई तो मेहमान बादशाह ने अपने उने का मदा बयान किया। ये सुनकर मेजबान बादशाह और मलका बेहद उदास और रंजीदा हो गए। फिर सारा वाकया सच सच बयान कर के बादशाह ने कहा, अफसोस कि अपने इतनी दौर उन्हें की तकलीफ की, लेकिन मेरी बेटी इस काबिल न थी कि अब की बहू बनने की इज्जत पाती। ये सुनकर शहजादे ने भी तस्वीर के बनाए जाने का सारा किस्सा जो उसने ताजिर से सुना था उसे बयान कर दिया। उसके बाद अपने उने और शहजादे की लाइल्मी में अंगूठी हौज के किनारे छोड़ जाने का सारा किस्सा सच सच बयान कर दिया और इस वजह से बादशाह के परेशान होने पर मुआफी मांगी बादशाह के लिए। तो यही एक खबर सब कुछ भला देने के लिए काफी थी कि इसकी बेटी बेगुनाह साबित हो गई थी। चनांचा फौरा खादिमों को भेजकर शहजादी को तलाश करके लाने का हुक्म दिया। उसकी सहेलियों को भी रहा करके इनामा कराम दिया। शहजादी के महल को रास्ता कर दिया गया। खादिम इस मकाम पर पहुंचे तो शहजादी को वहीं गार में मौजूद पाया और कनीज की लाश
उन्हें रास्ते में पड़ी हुई मिली थी, जिसे शायद राहिजनों ने मार डाला था और जानवरों ने लाश को नोचकर मस्ख कर दिया था। उसे अपनी नमक हनार की खूब सजा मिली थी। शहजादी इज्जत अब्रों के साथ अपने महल में वापस आ गई। जल्द उसकी शादी शहजादे से हो गई और वो खुशी खुशी अपने ससुराल सधारी। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सच को आखिरकार फतह मिलती है।